जय हिंद अभ्यर्थियों, शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों। मित्रों, पिछले वीडियो में आपने जाना कामयाबी, सफलता किस प्रकार से आती है। कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए, सफलता के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ज्ञान की आवश्यकता होती है, आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। मित्रों, बोझ रहित शिक्षा को अपनाने के लिए कई वर्षों से प्रयास होते रहे। अक्सर ये देखा जाता है कि जो भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल होते हैं, वास्तव में उनके विद्यार्थियों के बैग बहुत बड़े होते हैं। जब बैग में बहुत सारी पुस्तकें होंगी, उन पुस्तकों में विभिन्न प्रकार का होमवर्क होगा, तो स्वाभाविक है कि विद्यार्थी के ऊपर एक दबाव होगा और अध्ययन करने में उसको कठिनाई महसूस होगी। जिस उम्र में विद्यार्थी को खेलना चाहिए, आसपास से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, उस उम्र के विद्यार्थी को एक दबाव दे दिया जाता है, एक बोझ दे दिया जाता है। उस बोझ को कम करने के लिए प्रोफेसर यशपाल ने अपने विचारों से राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा निर्मित की और MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की पहल से इस कार्य को गति प्रदान की। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 1988 से स्टार्ट होकर के 2005 में संपन्न हुई। मित्रों, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि सभ्यता और संस्कृति निबंध के आधार पर इसकी रचना। आखिर सभ्यता और संस्कृति का जो मुख्य आधार है, उसका अंश क्या है? देखें, शैक्षिक जो आपका दस्तावेज है, जो MHRD के द्वारा या के पहल से लागू हुआ था भारत देश में, उस शैक्षिक दस्तावेज का जो मूल आधार था वो इस प्रकार से। मित्रों, के साथ खेलते समय बालक को महंगा खिलौना मिल जाता है। उस खिलौने को पाकर वह बच्चा सबसे दूर चला जाता है और एकाकी हो जाता है। बच्चे का जो ममत्व है, जो होना है, वो भौतिक वस्तुओं से प्रेरित होकर के वह बालक एकाकी हो जाता है और अपने बच्चों का साथ छोड़ देता है। कहने का जो मूल अर्थ है कि जब पुस्तकों की संख्या अधिक होगी तो स्वाभाविक है बच्चा पढ़ाई के प्रति उदासीनता की ओर जाने लगता है। मित्रों, मेरा नाम स्वतंत्र कुमार सोनी है। मैं आपके लिए CTET के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आता हूं। यदि आपकी प्रत्याशा शांत हो रही हो, आपको पर्याप्त शिक्षण प्राप्त हो रहा हो, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे को शेयर करें। मित्रों, जो भी आपकी समस्याएं हैं वो मेरी समस्या है। यदि आपको किसी भी विषय पर प्रकाश आपको डालना है, या आपके नॉलेज की कमी है, या आपके पास में मटेरियल की कमी है, तो आप मुझे अवगत करा दें। मेरा प्रयास यह रहेगा कि मैं वह ज्ञान आप तक भेजने में कामयाब हो सकूं। मित्रों, जीवन में दो प्रकार के एक्शन होते हैं। एक एक्शन रिफ्लेक्शन इन एक्शन होता है, दूसरा रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन होता है। जीवन में दोनों प्रकार के एक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मित्रों, जब हमारे पास में अचानक सांप आ जाता है
तो सांप को देख करके हम बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। हमारा जो भावनात्मकता होता है, उसमें जो फीलिंग होती है, उसके निदान के लिए कोशिश करते हैं। तो जो त्वरित समस्या उत्पन्न होती है वो आपका रिफ्लेक्शन इन एक्शन होता है। जिस समस्या का निदान हम अपने चिंतन के द्वारा, हम अपने ज्ञान के द्वारा, हम अपनी क्षमताओं के द्वारा करते हैं, विभिन्न प्रकार के अनुभव के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर किसी परिणाम तक पहुंचते हैं, उसे अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन के अंतर्गत यदि आप चिंतन के द्वारा इस शीर्षक को आप पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको एक नई दिशा प्राप्त होगी। देखें यहां बच्चों, नवीन राष्ट्रीय दस्तावेज की जो रूपरेखा है वो 5 बिंदुओं पर आधारित होती है। 5 बिंदु कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत राष्ट्रीय निर्माण का दर्शन समाहित होता है। उस दर्शन के अंतर्गत हम बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए, इस पर हम अध्ययन करते हैं। दूसरे पॉइंट पर सीखना और ज्ञान, सीखना और ज्ञान, इसके अंतर्गत हम ज्ञान की प्रकृति एवं सीखने की क्षमता को या सीखने की क्षमता की कसौटी का हम अध्ययन करते हैं। आपने देखा होगा कि अधिगम वह है जो हमारे जीवन पर्यंत हमारे कार्यों में, क्रियाकलापों में निहित होती है। जिस प्रकार से हम साइकिल चलाते हैं, जिस प्रकार से हम पानी में तैरते हैं और जीवन पर्यंत कभी भी नहीं भूलते हैं, चाहे भली कोई भी अवस्था हो, ठीक उसी प्रकार से भी हमको सीखना है कि जीवन के किसी भी पड़ाव में हमें शिक्षा की आवश्यकता होगी तो वह शिक्षा हमारे काम में आ सकेगी। दूसरा है पाठचर्या क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। इसमें सिद्धांतिक अवधारणाओं पर निरूपण करते हैं। इसके अंतर्गत हम स्कूल की अवस्थाएं और क्षेत्र, पाठचर्या की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। बच्चों में सौहार्द, समन्वय, सहयोग और भावना इत्यादि का हम अध्ययन करते हैं। बच्चों, स्कूल की मित्रता बहुत गहरी मित्रता होती है। किसी ने जी कहा है कि यदि एक अच्छा मित्र मिल जाए तो समझ लो कि उसे खजाना मिल गया। अच्छा मित्र वास्तव में जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। बिना मित्र के जीवन अधूरा सा महसूस होता है। मित्रों, नंबर 4 में विद्यालय एवं कक्षा वातावरण। देखिए, विद्यालय और कक्षा का वातावरण, विद्यालय में जो चीज आपको मिलती है वो होता है अनुशासन। यदि विद्यार्थी के अंदर अनुशासन की भावना आ गई तो जीवन पर्यंत वह अनुशासन का पालन करेगा। माता पिता गुरु का आदर करेगा, अपने बड़ों का आदर करेगा और प्रत्येक क्रियाकलाप को एक अनुशासित ढंग से करने की कोशिश करेगा। भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयामों का परीक्षण हम वातावरण के अंतर्गत करते हैं। 5वां और अंतिम आपका पॉइंट है व्यवस्थागत सुधार। व्यवस्थागत सुधार का मतलब यह है कि हम विद्यार्थियों में कैसे सुधार लाएं, इसके लिए हम अध्ययन करते हैं। छोटी उम्र में निपुणता की आकांक्षा रखना गलत बात है। आपने कई बार देखा होगा, सुना भी होगा, प्रधानमंत्री के भाषण में या मन की बात में वो अक्सर कहा करते हैं कि आप यदि जीवन में असफल हो गए हैं या वो मुकाम आप हासिल नहीं कर पाए हैं तो कृपया विद्यार्थियों को दबाव के रूप में वो बनाने की कोशिश नहीं करें। विद्यार्थियों को स्वतंत्रता, स्वच्छता मौजूद होनी चाहिए। वो अपने आधार पर निर्णय ले सकते हैं। प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि अनुस्पर्धा में भाग ले। आइए मित्रों, इसके अपन उद्देश्यों पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। उद्देश्य इसका जो है, उद्देश्य का जो मूल आपका अंश है वो जो है सामाजिक न्याय,
समानता, संवैधानिक मूल, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्षता, समतामूलक और बहुलतावादी समाज का परिवेश निर्मित करना। एक विद्यार्थी के अंदर एक स्कूल परिधि में निम्नलिखित गुणों का विकास होता है जो आपको मैंने बताया। समझाना। अब नंबर 1 पॉइंट देखें आप, विचार और कर्म की स्वतंत्रता। विद्यार्थी जब विद्यालय में अध्ययन करता है तो उसके अंदर, उसके मन मंदिर पर, उसके मस्तिष्क पर विभिन्न प्रकार के विचार उत्तेजित होते हैं, विभिन्न प्रकार के विचार अंकुरित होते हैं और उन विचारों को सार्थक करने के लिए कर्म करता है और कर्म के आधार पर उसको फल प्राप्त होता है। इसलिए विचार और कर्म के लिए स्वतंत्रता होना चाहिए। जब उनकी स्थितियों को आप देखेंगे, उनकी क्रियाकलाप को देखेंगे, योग्यता को देखेंगे तो वास्तव में आप उनके मन की चीजों को पढ़ सकते हैं जो वो व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा देखें आप, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता। दूसरों के प्रति संवेदनशीलता वो विद्यार्थी स्कूल में ही सीखते हैं। संवेदनशीलता का जो मंत्र है, एक प्रेमचंद जी का नाटक है मंत्र, उसके अंतर्गत यदि देखा जाए तो वो शिक्षा हमको उसी से प्राप्त होती है। अर्थात दूसरों की सहायता करना, दूसरों की मदद करना, यह हमें स्कूल शिक्षा के अंतर्गत प्रदान होती, पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त होती। नेक्स्ट है नई परिस्थितियों का सामना करना। यदि हम विद्यार्थियों के सामने कोई भी समस्या रखें, कोई भी परिस्थिति रखें तो विद्यार्थी अपने मन के अनुसार, अपने विचारों से इतनी अच्छी परिस्थितियों का सॉल्यूशन, सुझाव देंगे। यदि हम उसका पालन करें तो स्वाभाविक ही एक नया रास्ता निकल करके आता है। प्रत्येक विद्यार्थी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करता है और अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कोशिश करता है। देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए वो लोकतांत्रिक के अंतर्गत संवैधानिक नियमानुसार वो कार्य करने की कोशिश करता है और एक अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करता है। 5वें देखें आप, आर्थिक और सामाजिक प्रतिक्रियाओं बदलाव में योगदान की क्षमता का विकास। आर्थिक और सामाजिक, आपने अक्सर देखा होगा कि आर्थिक और सामाजिक प्रतिक्रियाओं में कभी कभी परिवर्तन आता है। जैसे वर्तमान परिस्थिति में आप कोरोना वैश्विक महामारी हमारे देश को ग्रसित कर रही है। इस महामारी से बचने के लिए विद्यार्थियों ने भी अपना अतुलनीय योगदान दिया है। विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की रैलियां निकाली गई, विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की निबंध प्रतियोगिताएं तथा चित्रकला प्रतियोगिता इत्यादि के माध्यम से देश के लोगों को शिक्षा दी गई। बताया गया कि हम इस सामाजिक और वैश्विक बीमारी से कैसे हम लड़ सकते हैं और कैसे हम इसको नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं। आइए मित्रों, बच्चा कक्षा के अनुभवों से ज्ञान का सृजन कर सके। बच्चा ही जब कक्षा में पढ़ता है तो अपने अनुभव के आधार पर नवीन ज्ञान का सृजन करता है, निर्माण करता है। शिक्षण बच्चे को सीखने की सहज इच्छा समृद्धि करे। उसे जो शिक्षा वहां पर प्राप्त होती है उससे वो अपना इच्छा को और मजबूत करने की कोशिश करता है। जबकि ज्ञान की सूचना रखना गलत है और उस ज्ञान की सूचना को इच्छा में बदलने के लिए वो प्रयास करता है। जैसा कि आपने देखा होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन शिक्षक के लगाने के पहले गणित के अंकित प्रश्नों के उत्तर समय के पहले दे देता है। कहने का अर्थ ये निकलता है कि शिक्षण काल के दौरान वो ज्ञान की समृद्धि इच्छाओं को व्यक्त करने में सक्षम होता है। अर्थात अपने अनुभव के आधार पर
वो ज्ञान का सृजन करता है, निर्माण करता है। मित्रों, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की पहल पर राष्ट्रीय समिति ने राष्ट्रीय फोकस 21 पर फोकस किया। इसके जो अध्यक्ष थे वो यशपाल और जैसा कि बताया गया है निर्देशक प्रोफेसर कृष्ण। इन्होंने 21 बिंदुओं पर फोकस किया। पहला पॉइंट शिक्षा का लक्ष्य, दूसरा जो बिंदु था वो पाठचर्या में बदलाव, तीसरा भारतीय भाषाओं का शिक्षण। भारतीय भाषाओं का शिक्षण का मतलब यह है कि शिक्षण विद्यार्थी को मातृभाषा में ही होनी चाहिए। अंग्रेजी शिक्षण, गणित शिक्षण, विज्ञान शिक्षण, सामाजिक विज्ञान शिक्षण और आवास और सीखना, कला, संगीत, नृत्य और रंगमंच, हस्त शिल्पियों की धरोहर, काल और शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रारंभिक बाल्यावस्था का विकास, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों की समस्याएं, शिक्षा में जेंडर के मुद्दे, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा, पाठचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के विषय में चर्चा। 20वां पॉइंट है पाठचर्या नवीनीकरण के लिए अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता और परीक्षा में सुधार इत्यादि बिंदुओं पर विचार किया गया। इत्यादि बिंदुओं पर नियमावली प्रस्तुत की गई। इस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंतर्गत यदि सारांश रूप में कहा जाए तो यह है कि शिक्षा जीविकोपार्जन के उपयोगी होना चाहिए। मित्रों, शिक्षा वह नहीं है जो बेरोजगारी की विकराल स्थिति को खड़ा करता है। शिक्षा वह है जो बेरोजगार की समस्या को हल करने की हिम्मत। शिक्षा वह है जो हमारे जीविकोपार्जन में सहयोग करे। शिक्षा से हमारा जीवन है और जीवन से हमारी शिक्षा है। शिक्षा से ही हमारा नैतिक विकास होता है, चारित्रिक विकास होता है और शिक्षा रूपी श्रृंगारिक ज्ञान से हमारा जीवन बहुत ही सुंदर और सहज और सरल हो जाता है। मित्रों, महात्मा गांधी ने जो शिक्षा को या शिक्षा की स्थिति को प्रस्तुत किया, उस शिक्षा स्थिति यह है कि हमारी शिक्षा, हमारे देश की शिक्षा हमारे बालकों की समस्याओं को समाधान कर सके, हमारे बच्चों के अंदर प्रतिभा का विकास हो, विभिन्न प्रकार के कौशल से सुसज्जित हों और अपनी क्षमता, अपनी प्रकृति और अपने प्रतिभा के आधार पर अपना सर्वांगीण विकास कर सकें, बहुमुखी विकास कर सकें। जय हिंद।